नमस्ते बच्चों। हमारा ये हिंदी का दूसरा लेक्चर है, मतलब दूसरा हम क्लास ले रहे हैं इसकी, हिंदी की। इसमें हम अब आगे का पढ़ेंगे। हमने पहली की क्लास में भाषा, लिपि और व्याकरण की शुरुआत कर दी थी। हमने भाषा के बारे में जाना था, लिपि के बारे में जाना था और उसके बाद हमने अब शुरुआत कर दी है व्याकरण की। व्याकरण को शुरुआत करने से पहले, क्योंकि जैसे हमने व्याकरण में पढ़ा था कि पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, यानी वर्ण विचार होने चाहिए। फिर शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। तो वही चीज है। आज हम दूसरे अध्याय में वर्णों के विचार करेंगे, वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये बच्चों, ये क्या है, गमला है। और इस गमले में आपको ये फ्लावर दिखाई दे रहा है, मतलब फूल दिखाई दे रहा है, तो ये एक गमला है। और ये टमाटर है। ये एक पानी का जहाज है, जैसे आपको ये तीनों चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब ऊपर चित्र में तीनों चीजें, गमला, टमाटर, जहाज, ये हैं तीनों चित्र। और इन शब्दों में हम छोटे छोटे खंड करते हैं। अब हम इन शब्दों के क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे खंड। अब ये छोटे छोटे खंड देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि पहला है गमला। गमले का छोटा खंड किया, ग प्लस देखिए ग हलंत लग रहा है या अधूरा है, ये हम अभी बताएंगे आपको कि ग क्या है, व्यंजन है, हमारा स्वर है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ग, म, ल, आ। तो ये इस तरीके से, ये इस छोटे छोटे खंड हैं गमला के। टमाटर के छोटे छोटे खंड हैं, ट, अ, म, आ, ट, र, अ। इसी प्रकार से पानी वाले जहाज के छोटे खंड हैं, ज, ह, आ, ज, अ। तो आप देखेंगे बच्चों, टमाटर जो शब्द है उसके सबसे ज्यादा क्या हुए हैं, छोटे छोटे खंड हुए हैं, टुकड़े हुए हैं। अब इससे ज्यादा हम छोटे इसके टुकड़े नहीं कर सकते। हम देखो, 3 अक्षरों का यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे गमला बना हुआ है, तो हम इससे भी ज्यादा इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसके ज्यादा खंड नहीं कर सकते। तो हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में अधिक ज्यादा नहीं बांट सकते। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा टमाटर के खंड हुए हैं। इस शब्द के उच्चारण में, यानी टमाटर, गमला, जहाज, इनके उच्चारण में जो ध्वनि निकलती है, गमला, गमला, इस तरीके से। ट, अ, ट, देखो अ निकल रहा है, साउंड मतलब ध्वनि जो है हमारी, ट के बाद अ भी निकल रही है। तो ट, मा, भाई बड़े आ की मात्रा है, टमाटर। तो इस प्रकार से क्या है, ध्वनि जो निकल रही है उच्चारण में, उनके इससे अधिक खंड नहीं किए जा सकते। हम ध्वनि के भी, ये ट और अ और इनके भी हम ज्यादा क्या नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते। और जिस ध्वनि का खंड नहीं किया जा सकता, उसको व्याकरण में वर्ण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, वर्ण। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको परिभाषा बताऊं। यहाँ पे वर्ण की परिभाषा, वह छोटी से छोटी, समझ रहे हैं, ये छोटी से छोटी की बात आपको ध्यान रखनी है। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते। जिसके खंड नहीं मतलब हम उसे और नहीं तोड़ सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं, वर्ण। क्या कहते हैं बच्चों, उनको वर्ण कहते हैं। और हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि, जैसे कि आ, ई, उ, और यहाँ पे क, ख, ग जो भी हैं, ये सभी क्या है, सबसे छोटी ध्वनियां हैं। ये सबसे छोटी। और हिंदी में इन ध्वनियों को ही बच्चों वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। अर्थात सबसे छोटी ध्वनि, समझ रहे हैं, सबसे छोटी जो ध्वनि होती है वो वर्ण कहलाती है, वर्ण कहते हैं उसे। अब देखिए वर्णमाला। वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला, वर्णों के समुच्चय या समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि अ, एक के बाद एक जो वर्ण होते हैं, जैसे कि माला, इसको माला क्यों कहते हैं, जैसे माला में एक मोती एक के बाद एक पिरोते हैं, उसी प्रकार से वर्णों की भी एक माला है, एक के बाद एक वर्णों को
लिया गया है, पिरोया जाए जैसे मोती की तरह, तो इसलिए इसको वर्णमाला कहते हैं बच्चों। तो वर्णों का जो समुदाय या समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों की वह माला है, वर्णों की, क्योंकि वर्णों की माला है ये, जिन्हें क्रमबद्ध रूप में रखा गया है। कैसे रखा गया है बच्चों? क्रमबद्ध रूप में, यानी कि एक के बाद एक, तो क्रमबद्ध रूप में रखा गया है। हिंदी वर्णमाला इस प्रकार है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अ, यहाँ पे अ, इसको मैं मिटा देती हूँ, आ, और यहाँ पे ई, ई, यानी ये छोटा आ, बड़ा आ, और छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, और छोटी ए, बड़ी ए, और ओ, औ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा ओ और छोटा, सॉरी, बड़ा औ। तो ये इनको हम स्वर बोलते हैं, और ये संख्या में 11 होते हैं। आपको इस 11 का ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, पेपर में पूछा जा चुका है कि स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। ठीक है, अब ये जैसे आपको दिख रहा है अन्न और ओह, अन्न और ओह, ये अयोगवाह है। ये दोनों ही क्या है? अयोगवाह है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क, ख, ग, घ, छ, छ, ये मैंने थोड़े से, मतलब इनके पीछे हलंत नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा हलंत का ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ये सब अधूरे रहते हैं, और इनको पूरा किया जाता है इन स्वरों से। ये इन स्वरों से ही ये पूरे होते हैं। तो आप समझ रहे हैं, च, छ, ज, झ, य, द, व, ई, और द, ण, य, द। तो ये सब मिला के 33, 33 व्यंजन पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 33। और ये सभी पे हलंत, ये सभी अधूरे हैं, बोलते नहीं है। बिना स्वर की सहायता से आप इनको बोलने का प्रयास नहीं कर सकते, इनकी ध्वनि निकलती नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इसी वजह से ये व्यंजन क्या है? ये व्यंजन है। जैसे इसमें ये ध है बच्चों, ये थोड़ा गलत बना हुआ है, ध है। ठीक है, तो 33 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 2 अयोग वाह होते हैं, और एक और होता है क्षेत्रे, छ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा, रे और ज्ञा, ये संयुक्त हैं। जैसे यहाँ पे ये स्वर व्यंजन ऐसे ये संयुक्त हैं। इनमें एक से ज्यादा व्यंजन और स्वर हैं, जो हम इनके आगे अध्याय में, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, उच्चारण प्रक्रिया की दृष्टि से वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी उच्चारण की प्रक्रिया के आधार पे वर्ण 2 भाग में बटे हुए हैं, जैसे स्वर, व्यंजन। ठीक है, ये 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम समझेंगे स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो स्वर का हम ध्यान रखें कि स्वर क्या है। तो स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तथा जिनके उच्चारण बिना रुकावट के बाहर निकलते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, कि स्वर के उच्चारण में हमें कोई रुकावट नहीं आती है, उसके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे है तो वो ही बोलेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आ, ई, ई, उ, तो इनके साथ हमें कोई और वर्ण लेने की जरूरत नहीं है। ये स्वतः ही क्या है? पूर्ण है एक तरीके से, और ये बिना रुकावट के बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। स्वर के 3 भेद होते हैं। अब आपको समझना है स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। पहला है ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण हम बहुत कम समय में कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और री। ये आपको ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, क्योंकि ये सबसे छोटी
मात्राएं भी बोल सकते हैं या सबसे छोटे स्वर होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनमें दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे कि तो क्या हो गया बच्चों, छोटा अ, और जब बोले आ, तो उसमें क्या है, समय लगता है। और वो बड़ा आ है, तो हम उसको से आ बोलते हैं ना। तो ये आपको समझ में आ गया। दीर्घ स्वर में क्या होगा, उच्चारण में जो आपका ह्रस्व स्वर है उसके उच्चारण में क्या है, अधिक समय लगता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा, लुप्त स्वर, ये लुप्त होते हैं। यानी कि ये एक शब्द और इनमें थोड़े लुप्त होते हैं। जब हम कोई अक्षर मतलब वर्ण है उसको खींचते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं, उसकी ध्वनि और ज्यादा, तो ये लुप्त होते हैं, इनको लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे अभी बताएंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में, देखिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुप्त प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनमें स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, और इनका प्रयोग प्राय किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे कि ओम, अपन बोलते हैं ना, ओ, ओ, तो ये क्या कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं। और उस ओ, तो ये जो स्वर हुआ, जो ध्वनि निकल रही है, ये प्लुप्त है, प्लुप्त स्वर है। तो जैसे कि ओम, राम, और है ना हे, तो इस तरीके से करना, राम और हे और ये ओम, तो ये सभी क्या है, प्लुप्त स्वर है। और इनको पुकारने के लिए किया जाता है, या इनमें समय लगता है, दोनों से अपेक्षाकृत समय ज्यादा लगता है प्लुप्त शब्द में। अब स्वरों की मात्राओं को थोड़ा देख लें, जैसे कि ये चित्र आपको दिख रहा है सामने, अगर चित्र थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है तो मैं जूम भी कर दें, पर लेकिन इधर देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। ये अब आपको दिख रहा है स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं देखिए बच्चों। हाँ, स्वरों की मात्राएं, जैसे कि इसमें लिख रहा है बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो इनकी मात्राएं हमें देखनी है, इसके आगे भी देखनी है हमें स्वरों की मात्राएं। तो पहला जो स्वर है हमारे पास, जैसे कि छोटा अ है, तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो शुरुआत कहाँ से होती है, बड़े आ से। बड़े आ का जो डंडा है, जो डंडा लगाते हैं, वो मात्राएं है। और जैसे कि ताला लिखते हैं हम, ताला, मामा, पापा, नाना, ये सब लिखते हैं, तो बच्चों वो मात्रा लगी हुई है उस पे, बड़े आ की। और ये छोटी ई की मात्रा है जो इस तरफ है, जैसे कि चिड़िया। आप देखेंगे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है चिड़िया, दोनों पर ही छोटी ई की मात्रा है, ड़ पे भी और च पे भी। बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा थोड़ी ऐसे होती है, जैसे उसकी ई की उसमें, तो वो थोड़ी इधर होती है। तो यहाँ पे ये सीटी, जैसे सा से कर दें तो सीटी, सीटी बजाते हैं, बिसिल बजाते हैं। तो जो सीटी बजाते हैं बच्चों, वो भी किस में आता है, स्वर की मात्राओं में। किस में आता है बच्चों, स्वर की मात्राओं में। अब हम थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ई और इनकी स्वर की मात्राएं। बड़ी ई, बड़ी ई का मैं आपको बता चुकी हूँ, सीटी। छोटे ऊ, देखिए छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके की, चुईया। ये चुईया का चित्र बन रहा है, चुईया। और बड़े ऊ की मात्रा आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि फूल। फूल पे मात्राएं, ये आप देख लीजिए, ये कई बच्चों को पता होगा, छठी क्लास में सब पढ़ के आए हैं, मतलब पांचवी तक सब पढ़ के आए हैं। तो सभी को मात्राओं का पता है, क्या है, कौन सी मात्रा किस तरीके से लगती है। और उनके उच्चारण भी उसी तरीके से, जैसे कि ए है, सेब। तो सेब जो आपको दिख रहा है, बड़ी एक ही मात्रा लग रही है, तो पैर, तो पैर। तो इस तरीके से छोटा ओ है तो लोटा, और बड़ा ओ, तो आप मात्रा देख रहे हैं इसकर, इसर नौका।
नो का, न पे ज्यादा जोर, तो ये हो गई मात्राएं। तो ऊपर तालिका में ये जो हमारी तालिका ही बनी हुई थी, ये ऊपर क्या थी बच्चों, ये तालिका थी। तो जैसे ऊपर की तालिका ज्ञात होता है कि व्यंजनों के साथ मिलकर स्वर का स्वरूप बदल जाता है, यानी मात्राएं क्या होते हैं उनका बदल जाता है, रूप बदल जाता है स्वरों का। हम आ आ ई ई और ये बोलते हैं, अब वो जैसे ही व्यंजन के साथ मिलते हैं, जैसे क है, क के साथ आ की मात्रा मिलती है तो का बोलता है, और क के साथ जैसे ई की मात्रा बोलती है तो वो की बोलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्यंजन के साथ जैसे ही स्वर जुड़ते हैं वैसे ही उनका क्या है, स्वरूप बदल जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि व्यंजनों के साथ जुड़े हुए जितने भी स्वर के चिन्ह होते हैं वो मात्रा कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों, मात्रा। और जिसमें अ की कोई मात्रा नहीं होती, यानी छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े अ की मात्रा से स्टार्टिंग होती है। और स्वर कितने होते हैं, 11। ये हम पढ़ चुके हैं। और ये व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, ये मात्रा बनाते हैं। स्वर क्या बनाते हैं, मात्रा। तो मात्रा अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन व्यंजन के अंदर अ जुड़ने से व्यंजन पूर्ण हो जाता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, देखिए आप ध्यान से देखिए, ग एक व्यंजन है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो ग एक व्यंजन है और उसके साथ स्वर जुड़ रहा है, ये आप देखिए यहाँ पे स्वर जुड़ रहा है, ग और अ। तो ये स्वर जुड़ने से ये बोल गया ग, ग बोला। व्यंजन को हम बिना स्वर के बोल ही नहीं सकते, मैं कितनी भी कोशिश करूं फिर भी। आप भी कोशिश कीजिए, घर पे थोड़ा बोलने की कोशिश कीजिए, ग, तो आपको तो भी अ सुनाई देगा। मैं बोल रही हूं तो आपको अ लास्ट में सुनाई दे रहा है, थोड़ा लग रहा है कि अ बोल रहा है। ग, म, तो अ सुनाई दे रहा है, तो बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोल सकता। तो देखिए आप यहाँ पे, तो अब हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। व्यंजन क्या है, व्यंजन, देखिए बच्चों, जिन वर्णों को पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि उच्चारण के लिए उन व्यंजनों को अपना उच्चारण होने के लिए स्वरों से ही वो जुड़कर बोलते हैं। उनका उच्चारण स्वरों से जुड़ने के बाद ही होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली ध्वनि में रुकावट पड़ती है, यानी कि इनका हम उच्चारण करते हैं तो हम इनके मुख से जब हम इनको निकालते हैं तो ध्वनि में क्या होती है, रुकावट सी आती है। और आपको ध्यान ये रखना है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है, 33। देखिए क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ, तो आप ये ये देखिए यहाँ पे ठ आएगा, यहाँ पे ठ, ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो ये कितने मिला के ये पूरे हो जाते हैं, ये सभी ये हो जाते हैं 33। 33 व्यंजन होते हैं। और व्यंजनों के भेद में मुख से उच्चारण, ये उच्चारण आएगा यहाँ पे। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को हम, यानी कि मुख से निकलने वाले जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण के आधार पे व्यंजनों को हम, बेटा आप देखिए यहाँ पे उच्चारण के आधार पे ही हम कैसे निकलते हैं उच्चारण से, तो वो हम तीन भाग में बांटते हैं, व्यंजनों को हम तीन भागों में बांटते हैं उच्चारण के आधार पे। जैसे स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, अंतःस्थ, अंतस्थ, और उष्म। ये अभी आपको समझ में आएगा। देखिए पहले आप ये देखिए, एक ये पूरा आपकी स्क्रीन पे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा एक पेड़ है इस तरीके से, यहाँ से। तो ये मैंने यहाँ पे एक व्यंजन वृक्ष बनाया है। इसमें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये एक व्यंजन वृक्ष है जिसकी पहली डाली पे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे स्पर्श, तो स्पर्श में है क वर्ग के, देखिए क ख घ ड़, है ना। और ये यहाँ पे च वर्ग के, च छ ज झ य, और ये आप देखेंगे ट वर्ग के ट ठ
टमाटर का जो है, ठठठेरे का, डलिया का, तो इस तरीके से ढक्कन का ण। तो ये ट वर्ग के, त वर्ग के आप देखिए तो ये स्पर्श है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। त, थ, द, ध, न। और फिर प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। तो ये आप देखिए यहाँ पे स्पर्श व्यंजन के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है स्पर्श। जिन वर्णों के, देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ, स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। यानी कि जो सांस हम ले रहे हैं वो मुख से निकल रहे हैं, मुख से उच्चारण, कहीं भी सांस वहीं पे इकट्ठी तो वो मुख से, जैसे कि क, तो वो उच्चारण हम सांस ले रहे हैं, मुख से बोले जा रहे हैं, इसलिए उन्हें स्पर्श करती है, मुख के कोई भी हिस्से को स्पर्श करती है। जैसे कि प, आप एक उदाहरण समझिए, प, तो प में होठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, अंदर से श्वास निकल रही है और बोलते समय प होठों को स्पर्श कर रहे हैं, प, दोनों होठ इस तरीके से। ट, ट बोलते समय हमारी जो जीभ है वो हमारे अंदर के तालू को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, आप समझ रहे हैं। इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि उस समय जो हमारे मुख से जो हवा मतलब श्वास निकल रही है या मुख के उच्चारण के स्थान पे जो स्पर्श करती है उसको हम यहाँ पे बाहर निकलती है जो श्वास वायु, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अब ये कहाँ तक होते हैं, क से म तक होते हैं। ये इन स्पर्श व्यंजनों को 25 व्यंजन होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि क वर्ग, आप देखेंगे यहाँ पे क वर्ग में ये देख क ख ग घ ण है। और च वर्ग में च छ ज झ ञ है। तो ये च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, इस तरीके से पूरे मिला के 25 व्यंजन है। और 25 व्यंजन के व्यंजन उच्चारण के आधार पे है, वो है अंतस्थ। अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में स्थित। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्यवर्ती सा लगता है, जिनको हम मध्यवर्ती से इस तरीके से, वो स्वर जैसे भी लगते हैं, व्यंजन जैसे, तो दोनों के बीच का बोला जा सकता है, उनको हम अंतस्थ बोलते हैं। ये 4 ही होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और उष्म, उष्म यानी कि हमारे मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से एक गर्म वायु बाहर आती है एकदम, तो वो उच्चारण जो होते हैं, जो निकलती है ध्वनि, उन्हीं को हम उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु मुख से बाहर आती है तो उनको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श, तो श, श, ह, और इनके उच्चारण से गर्म वायु से जो अंदर की वायु है वो बाहर आ रही है, तो इसको हम, इसलिए हम इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो, अब ये देखिए आप ध्यान से कि स्पर्श व्यंजन में ये 25 व्यंजन होते हैं, क, च, ट, त, प। इन वर्गों के जो 5-5 व्यंजन हैं, ये इसमें क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन में 4 आते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं जो स्वर और व्यंजन के मध्य जैसे लगते हैं, य, र, ल, व का आपको ध्यान रखना है। और उष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं, जैसे श, श, स, ह। अब देखिए यहाँ पे अयोगवाह, अयोगवाह क्या है, 11 स्वर और 33 व्यंजनों के अतिरिक्त, इनके अलावा, ठीक है, अतिरिक्त देवनागरी लिपि में 2 वर्ण और पाए जाते हैं। देवनागरी जो हमारी हिंदी लिपि है, उसको, हिंदी को हम देवनागरी लिपि कहते हैं बच्चों। तो उसमें 2 वर्ण पाए जाते हैं, अंग और अह। आपको ध्यान रखना है ये जो अंग और अ है, इन दोनों को अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोगवाह वर्ण। ये अयोगवाह वर्ण है। अब इनकी स्वतंत्र गति है और इन्हें ना तो स्वर कह सकते हैं हम,
इनको बच्चों ना तो हम स्वर बोल सकते हैं और ना ही इनको हम व्यंजन बोल सकते हैं, यानी हमारे अंग और अह, इनको हम ना स्वर बोलेंगे ना इनको व्यंजन बोलेंगे। इन्हें अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। वर्णमाला में इन्हें स्वरों के अंत में रखा गया है। वहां इनको अलग से तो रख नहीं सकते थे व्यंजन और उससे, तो इन्हें स्वरों के अंत में रख दिया गया है वर्णमाला में। और अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप देखिए यहाँ पे अंग को अनुसार कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है इस तरीके से, आधा न, जब अगर इसमें बोले तो आधे न का एक स्वर आता है अंग, अंग, तो इस वजह से अनुस्वार, ये इसको हम अनुस्वार। और ये जो अह है, इसके पीछे जो लग रहे हैं दो, ये विसर्ग हैं, तो इसलिए इसको विसर्ग कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अंग जो है वो अनुस्वार और अह विसर्ग, तो दोनों को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार क्या है? अब ये अनुस्वार को हम समझेंगे कहाँ पर इनको हम एक तरीके से अनुस्वार मात्रा के रूप में आप समझ लीजिए, जैसे बिंदी लगती है तो ये, पर ये अनुस्वार होता है, आधे न को बताता है। तो देखिए यहाँ पे अनुस्वार, कोई मात्रा प्रकट किया जाता है। ये अब ये क्या है? अनुस्वार को मात्रा में, मात्रा द्वारा ही हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि गंगा, संग, कंठ, मंगल, जंगल आदि कई शब्द होते हैं जिसमें हम आधे न के लिए भी अनुस्वार लगाया जाता है। आधे न के लिए हम क्या लगा रहे हैं? अनुस्वार लगा रहे हैं। और जो गलत है, आधा न के लिए आधा न ही लगाना चाहिए, लेकिन कई शब्दों में जैसे कि आधा न के लिए अनुस्वार रूप हो चुका है। कई शब्दों को हम तो देखिए यहाँ पे बोलने के लिए, जैसे आप ये यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे गंगा है और ग, तो इसमें है ना आधा न का स्वर निकल रहा है और गंगा, पर लेकिन है ना इनमें हमें आधा न जैसा महसूस होता है कि आधा न निकल रहा है, पर लेकिन हम अब क्या है, हिंदी में यानी हमारी देवनागरी लिपि में हम आधा न ना लगा के अब हमने अनुस्वार लगा दिया है। वो शब्द अब कुछ शब्दों में तो आधा न का ही प्रयोग किया जा रहा है, पर कुछ शब्दों में अब उस आधा न की जगह पे हम अनुस्वार का ही प्रयोग रूप हो चुका है। अब उन्हीं को उन्हीं के रूप में हम देखते हैं और पढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि संसार, अब संसार है, संसार को हमने अनुस्वार में ही पढ़ा, अब इसी रूप में हम पढ़ते हैं इसको। भजन, भजन में भी आप यहाँ पे अनुस्वार देख रहे होंगे, भजन, रंजन, कंचन, इन सभी में क्या है, इनका रूप वही हो गया है, अनुस्वार लग गया है, आधा न की जगह पे अनुस्वार, तो ये रूप बदल गया है। तो अनुस्वार और आधा न में अंतर क्या है, हमें ये अंतर स्पष्ट करना है और अंतर को समझना है। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए, देखिए यहाँ पे हम, मैंने कहा ना अभी कि हम कहीं ना न आधे न को न प्रकट करके हम बिंदी का प्रयोग कर लेते हैं, मतलब कि अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं, अंग, अंग का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे अनुस्वार अंग, कंघा, कंघा में यहाँ पे लिखे, यहाँ पे तो न आधा न लगाएं, कंधा, तो यहाँ पे न आधा, कंधा, और ये कंगा, तो यहाँ पे अंग का स्वर आएगा, इसीलिए उसे अनुस्वार कहेंगे, अंग का, अ, का स्वर, अंग का स्वर आएगा, ये हमारे अंग, इसका स्वर। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये कंधा और ये कंघा, यहाँ पे आप देखेंगे गंगा, गंगा, तो अंग का स्वर आ रहा है इसलिए अनुस्वार गंगा। और ये गंदा, आधा ना आपको अपने आप ही उच्चारण में समझ में आ रहा होगा, गंधा, है ना, गंदा, ये गंधा नहीं है, सॉरी, गंदा। अब यहाँ पे चंगा, तो चंग, अंग का स्वर आ रहा है उच्चारण में, चंगा। और ये चंदा, चंदा, इसमें अंग का स्वर नहीं आ रहा है, आधा ना का आ रहा है। जैसे इसमें भी आप देखेंगे संग, संग, और यहाँ पे आप देखेंगे आधा ना का स्वर आ रहा है यहाँ पे संध्या में, संध्या, रंग, रंज, मंगल, और आप इसमें देखेंगे मंजन,
आधा न का स्वर आ रहा है यहाँ पे, अनुस्वार नहीं, मतलब उच्चारण में स्वर हमें नहीं सुनाई दे रहा है, ध्वनि में मंजन में आधा न सुनाई दे रहा है। और जंग, जंग, अंग, इस तरीके से है ना, तो आपका अंग का जो स्वर है वो हमें सुनाई दे रहा है ध्वनि में। तो जंग और ये जन्म, कंठ और कंत, संग और संत, ये आप इस तरीके से बच्चों समझ पा रहे हैं कि ये अंतर है। इनमें हम, इन शब्दों में हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। आपको शुद्ध शब्द का और अशुद्ध शब्द का ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है, इसलिए रंग है यहाँ पे। हम रंज नहीं करेंगे, हम रंज करते हैं। तो आपको इन चीजों का क्या है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग, इसका उच्चारण अ इसका उच्चारण जो होता है वो लगभग इस तरीके से ध, जो आधा ध के समान होता है। हम ह, इसमें ध नहीं है, ह, ह जो है इसके ह की बात हो रही है, ह, हम ह ही बोलते हैं लास्ट में, जैसे बोलते हैं ना ह, तो ह के समान होता है इसका उच्चारण जो करते हैं हम, दो बिंदुओं का। जैसे कि देखिए, आप ये देखिए, अतः, ह, ह का स्वर निकल रहा है। प्रायः, दुख, तो ये ह का स्वर निकल रहा है इसमें। और मतलब जो उच्चारण में ध्वनि हमें सुनाई दे रही है वो ह के समान सुनाई दे रही है। संभवतः, तो संभवतः, अतः, प्रायः, दुख, संभवतः, तो ये हमें ह का क्या आ रहा है, उच्चारण आ रहा है। अनुनासिक क्या होता है, ये आधा न है, ये आधे न से हमें थोड़ा सा, तो हमें ये नाक से मतलब बोला जाता है, सॉरी, आधा न से नहीं। हमें ध्यान रखना है, अनुनासिक, नाक, नाक से जो स्वर निकलते हैं अनुनासिक का, जो स्वर मुख के साथ साथ नाक से भी बोले जाते हैं, यानी कि नाक से साउंड आता है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। हिंदी में अनुनासिक को अर्धचंद्र, यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं बन रहा है, अर्ध, मैं यहाँ बना देती हूँ, अर्धचंद्र, अब ये आपको दिख रहा होगा, अर्धचंद्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अनुनासिक को हम अर्धचंद्र के द्वारा व्यक्त करते हैं बच्चों। और जैसे कि दांत, ये अनुनासिक है, इसमें नाक से एकदम नाक से भी बोला जाता है, मतलब हम मुख से तो बोल ही रहे हैं, नाक भी हमारी बोलेगी अनुनासिक में। तो दांत, आंख, चांद, गांव, हंसना, तो ये इसमें उदाहरण में आते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं कि ये चंद्र बिंदी सी चिन्ह दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है कि अनुनासिक शब्द है ये अंतर आपको ध्यान रखना है सबसे मोस्ट, कि आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अनुस्वार क्या है और विसर्ग क्या है, और इस तरीके से उच्चार, मतलब शब्द कौन, मतलब कौन कौन से शब्द हैं। तो इस तरीके से आपको सही शब्द का, शुद्ध शब्द का ध्यान रखना है। उसमें अनुनासिक का ध्यान रखना है, दांत आ जाए और पूछा जाए कि ये विसर्ग व्यंजन है, मतलब विसर्ग है, विसर्ग वर्ण है, समझना, विसर्ग शब्द है या अनुनासिक शब्द का शब्द इसमें वर्ण का प्रयोग किया गया है, या फिर अनुस्वार वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपसे पूछेंगे वो पेपर में, और आपको ध्यान रखना है कि अनुनासिक है, जब चंद्र बिंदु यानी अर्धचंद्र सा दिखे, अर्धचंद्र, तो वो आपको ध्यान रखना है वहां पे। अब यहाँ पे संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण जब एक से अधिक वर्ण परस्पर मिल जाते हैं, वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त वर्णों में अधिकांशतः स्वर रहित व्यंजन मिलते हैं। हमें जितने भी व्यंजन मिलेंगे बच्चों, वो स्वर रहित होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्नान, प्यासा, न्याय, राष्ट्रीय, विद्यार्थी, कर्म, कष्ट आदि। तो इन ये सारे क्या हैं, संयुक्त वर्ण हैं। इनमें ये एक साथ मिले हैं। इनमें स्वर रहित होते हैं, जैसे कि ये न से न मिल गया, इसमें आप देख रहे हैं, और प से ये य मिल गया। तो इस पे क्या होता है, ये यहाँ पे ये जो प है, आधा प है, और ये य से मिल गया, तो ये एक तरीके से क्या हो गए, संयुक्त।
रुकिए, ये क्या हो गया यहाँ पे? संयुक्त। ये प और ये य, तो ये यहाँ पे ये संयुक्त हो गए, जुड़ गए। तो ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजनों के साथ आधे रूप में जुड़ता है। जो स्वर रहित व्यंजन है, यानी ये जो मैंने आपको प बताया है, ये प, ये दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ता है, य के साथ जुड़ गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे स्नान में आधा न के साथ ये न, और इस तरीके से यहाँ पे भी आप न को य से जुड़ा हुआ, और ये श को आधे श को ट से, तो इस तरीके से जुड़ गए हैं। ये एक व्यंजन से दूसरा व्यंजन जुड़ गया है, तो इसीलिए इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताऊं, र के 4 रूप संयुक्त होता है। र जो होता है वो बच्चों 4 रूप में संयुक्त रूप में मिलता है। पहला जो रूप है यहाँ पे हम देखेंगे, पहला रूप स्वर प्लस र प्लस व्यंजन हो तो र का प्रयोग व्यंजन के ऊपर होता है। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये स्वर आ गया, सबसे पहले स्वर, जैसे म है, म, देखिए मैं यहाँ पे इसमें बताऊं, यहाँ इसका हम थोड़ा सा इसको वर्णों में बांट लेते हैं, खंड कर लेते हैं म का। तो जैसे म है, म, म एक व्यंजन है, म, ये म समझिए ये भ बन गया, ये म अधूरा है, और इसके बाद ये व्यंजन है, और फिर इसमें एक स्वर लगा है, बड़ा आ, ये स्वर, और स्वर के बाद यहाँ पे र लगा है। वो र कैसा है? अधूरा है, र। और फिर उसके बाद ग है, और ग में एक और स्वर है, इसमें ग में पूरा करने के लिए अ, ठीक है। अब ये बन गया है मार्ग। आप देखेंगे यहाँ पे ये रहा स्वर, ये स्वर है, ये यहाँ पे ये स्वर, और फिर र है बीच में, फिर व्यंजन है ग, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ये मार्ग इस तरीके से, तो यानी फिर क्या होता है, जो र होता है, र का प्रयोग हम व्यंजन के ऊपर करते हैं, यानी जो व्यंजन अब उसके बाद आएगा र के, उसके ऊपर र लगाते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मार्ग, कर्म, धर्म, वर्ष, ये आदि उदाहरण आप इसी तरीके से बनते हैं। अब अगर दूसरे उसमें व्यंजन पहले हो, र फिर आए, फिर स्वर हो, तो व्यंजन को अग्र भाग में, आपको ध्यान रखना है, अग्र भाग पर र का प्रयोग होता है। और जैसे कि प्रताप। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प है, ठीक, और फिर उसके बाद आधा र है, फिर आएगा स्वर, यानी वो अ आएगा, क्योंकि र पूरा है एक तरीके से, तो र ही तो पूरा बन गया। तो देखिए यहाँ पे ये प व्यंजन है, र भी व्यंजन है, और र आ गया बीच में, व्यंजन के बाद आ रहा है र, और फिर स्वर आ रहा है। तभी यहाँ पे इस प का क्या हो गया, आगे लग गया, प्र बन गया। क्या बन गया? प्र। तो ये इसी वजह से यहाँ पे अग्रभाग में लग जाता है, व्यंजन के अग्रभाग में आगे की तरफ लग जाता है र, इससे ऐसे बनता है। आप ये समझ गए होंगे, प्रताप। तो क्रमशः, प्राण, द्रव, प्रेम आदि ये इसके उदाहरण है। ट वर्ग के साथ र का प्रयोग, जैसे हम ट वर्ग है, और उस ट वर्ग के साथ हम क्या कर रहे हैं, र का प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी ट वर्ग, कौन कौन से ट वर्ग हैं, ट, ठ, ढ, ढ हैं, तो उनको, उनके साथ हम र का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये ट, राष्ट्र, तो इसमें इस तरीके से नीचे की तरफ क्या लग जाता है, ड्र लग जाता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ट के नीचे र बन गया है।
तो ये आपको समझ में आ गया। ट वर्ग कौन कौन से, ट, ठ, ड, ढ, है ना, डलिया का, डमरू का। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसमें अ, जो आपके ये राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, इनके साथ र इस तरीके से लगता है। अब बच्चों चौथे उसमें चार, क्योंकि हम र के चार रूप पढ़ रहे हैं संयुक्त रूप, उसी प्रकार से ये चौथा रूप है अर्ध व्यंजन के साथ। जो अर्ध व्यंजन होता है, आधा जो व्यंजन होता है उसके साथ र जो होता है, व्यंजन के साथ शब्द के अंत में र का प्रयोग होता है। जैसे कि इसमें देखें आप चंद्र। अब ये चंद्र है, इसमें च पूरा बना हुआ है, न आधा है। अब अर्ध व्यंजन आ गया न, और फिर उसके बाद जो द है वो, तो इधर आगे वाले व्यंजन यानी कि व्यंजन के साथ शब्द का जो अंत वाला भाग है, अब यहाँ आधा व्यंजन आ गया, उसके बाद जो अंत वाला भाग है उधर र का प्रयोग होता है। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, चर, चंद्र, नरेंद्र, अब ये आधा न आ रहा है, न आधा व्यंजन है। और फिर हस्त्र, आधा स है, यहाँ हस्त्र में देखिए आप, आधा स है, यहाँ पे स आधा है। तो फिर र का प्रयोग कहाँ हो गया है, त के साथ, त्र, त के साथ हो गया है, र का प्रयोग त्र बन गया है। यहाँ सहस्त्र में देखिए, नम्र में देखिए, ब्रज में देखिए, वस्त्र में ब्रक, और ये सभी आदि उदाहरण है। अब हम यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये मैंने आपको र के प्रयोग भी बताए और चार उसके संयुक्त रूप भी बताए। अब आपको ध्यान रखना है कि एक द्वित व्यंजन होता है, द्वित, और द्वित व्यंजन एक ही व्यंजन जब दो बार प्रयुक्त होता है। कई ऐसे व्यंजन आपने देखे हैं जो दो बार प्रयुक्त होते हैं, और पहला व्यंजन स्वर रहित हो तो वह द्वित व्यंजन कहलाता है। यानी कि उसमें स्वर, पहला व्यंजन अधूरा होना चाहिए, आधा होना चाहिए, तभी वो दोनों एक साथ आ सकते हैं व्यंजन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्का, तो दोनों, तो एक व्यंजन अधूरा रहता है, उसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ता है तो वो अधूरा रह जाता है। आधा क लगा हुआ है, आप देख रहे हैं इक्का में आधा क, और इस क के साथ दूसरे वाले क के साथ कौन जुड़ा हुआ है, इसके साथ बड़ा अ, क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, बड़ा आ, इसके साथ बड़ा आ जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आधा क, और फिर उसके बाद क, पूरा क है यहाँ पे, उसके बड़े आ जुड़ा है, बच्चा, लड्डू, लहू, गन्ना, रस्सा, लज्जा, गत्ता आदि। तो ये सब द्वित व्यंजन है। उच्चारण स्थान में मुख के जिस भाग से, यानी कि अब आपको ये व्यंजन हो गए। अब आप देखिए, हमने जो आ, सब शुरुआत में, आपको मैं शुरुआत में ले जाती हूँ थोड़ा व्यंजन वाली भाग में। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि स्पर्श, मुख के कई स्थानों से जो स्पर्श करते हुए, उच्चारण करते हुए जो व्यंजन निकलते हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे तो उच्चारण के स्थान, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व समझने के लिए इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए एक तालिका हमने दी है। तो ये तालिका, ये देवनागरी के उच्चारण हम किस तरीके से करते हैं, कहाँ से, ये 10 उच्चारण स्थान दिए हैं बच्चों, और ये वर्ण है, ये कहाँ से बोले जाते हैं, यानी हमारे मुख के कौन कौन से स्थान से बोले जाते हैं, तो वो उच्चारण स्थान, ये वर्ण जो बोलते हैं, और ध्वनि का नाम जो निकलता है, कंठ से निकलने वाले, कंठ, जो कंठ हमारा है, कंठ के जो उच्चारण स्थान है, यानी हमारा जो कंठ होता है, ये गर्दन, ये कंठ होता है यहाँ पे, उससे निकलते हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, ण, ये, और विसर्ग जितने भी हम विसर्ग वाले बोलते हैं, अह, कह, पह, मह, तह, तो ये सारे
कंठीय कंठीय ध्वनि निकल रही है, कंठ से निकल रही है ध्वनि, हमारे कंठ से आ रही है, इसलिए इनको कंठ उच्चारण स्थान वाले वर्ण कहते हैं, कंठीय वर्ण कहते हैं इनको। हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंठीय वर्ण। और आपको दूसरा देखिए यहाँ पे तालु, तालु से कौन कौन से? तो ई हमारे तालु से बोलते हैं, तो तालु हमारा इस तरीके से तालु से निकलते हैं ये वर्ड, ई च छ ज झ य स्य य श, तो ये हमारे तालु से निकलते हैं, इसे इनको तालव्य तालव्य वर्ण बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, इस पूरी सारणी का हमें ध्यान रखना है। मूर्धा, तालु के ऊपर के भाग, यानी कि वहां पे हमारी जीभ आके टकराती है ऊपर, तालु के जो ऊपर वाले भाग, जो मूर्धा वाला भाग है तालु का ऊपर का भाग, उस पे हमारी जीभ टकराती है, तब बोलते हैं। जैसे री टकराएगी और वहां पे बोलेगी ट ठ ड ढ ड़ श, तो ये मूर्धन्य वर्ण, ये मूर्धन्य वर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, मूर्धन्य वर्ण है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये ध्वनि है मूर्धन्य ध्वनि, यानी तालु से ऊपर वाला जो भाग होता है वो हमारा मूर्धन्य होता है। आप ध्यान से देखिए, जीभ जिससे टकरा रही है, ट बोल रहा है, ठ बोल रहा है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा वो तालु वाला भाग, तालु थोड़ा पीछे होता है उसके, है ना, तो तालु के ऊपर वाला जो भाग होता है उसका आगे, जो आगे के उसमें भाग कह सकते हैं। दांत, दांत से जो टकराते हैं, जब हम जिन वर्णों का प्रयोग करते हैं तो हमारी ध्वनि दांत से टकराती है। जैसे कि त, हमारी जीभ जीभ आके टकराएगी हमारी किससे? जो हमारी जीवा है वो हमारी टकराएगी दांतों से। जैसे कि त, थ, द, ध, न, ल, स, तो इनको बोलने के समय पर हमारी जीभ क्या होती है? दांतों पे टकराती है, इसलिए इनको दंतीय बोलते हैं, दंतीय वर्ण बोलते हैं। ओष्ठ, होठों से जो टकराती है, जैसे कि ऊ, होठ भाई पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो होठों का प्रयोग कर रहे हैं, ऊ, प, फ, ब, भ, म, तो ये ओष्ठ्य वर्ण हैं जिनको हमें बोलने के लिए हमारे होठों का प्रयोग किया जा रहा है। नासिका, जो नाक से बोलते हैं, अंग, अंग, औड़ंग, है ना, यंग, णंग, न और भ, तो ये है ना, ये नासिका से बोले जाते हैं, मुख से कम और नाक से ज्यादा बोले जाते हैं, इसलिए इनको नासिक्य वर्ण बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। कंठ और तालु दोनों से बोलते हैं, कंठ से भी निकलते हैं, तालु से भी। तो ए ए ए, ठीक है, तो ए आई का ध्यान रखना है हमें, कंठ तालु दोनों से, तो इसे इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं, कंठ तालव्य ध्वनि है, ये कंठ तालव्य वर्ण है। कंठ ओष्ठ यानी कि होठों से भी बोले जाते हैं और कंठ से भी, ओ ओ औ, तो हमें ये कंठोष्ठ का ध्यान रखना है। बच्चों दंत और ओष्ठ यानी कि फ व फ, तो दंतोष्ठ्य बोलते हैं, ये दांतों से भी हवा निकलती है, एकदम दांतों से बीच से इस तरीके से निकलती है, और होठ भी इसमें प्रयोग हो रहे हैं, होठ भी बोलने में प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए दंतोष्ठ कहते हैं, व फ दंतोष्ठ। अलीजीवा, अलीजीवा देखिए, ह, यानी हम जीभ को पीछे की तरफ एकदम वो करके और तब बोलते हैं जे ह, इसका एक वर्ण है। तो आपको इस सारणी का ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, कोई से भी दे देगा, और फिर उनमें एक ऑप्शन में मूर्धन्य वर्ण दे देगा। तो बच्चों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मूर्धन्य वर्ण की। तो मैंने ये आपको पढ़ाया दूसरा अभ्यास, जैसे इससे पहले भी मैंने पहला जो चैप्टर पहला अभ्यास पढ़ाया था भाषा लिपि, उसमें भी मैंने आपको अभ्यास करने के लिए दिया था। जो पहला अध्याय मैंने आपको पढ़ाया था भाषा लिपि का, उसमें भी मैंने आपको अभ्यास करने के लिए दिया था, और ऐसे ही मैंने आपको इस दूसरे अध्याय में भी अभ्यास करने को दे रही हूँ। आप सब करिए घर पे, और मुझे भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए या पर्सनल भेजिए, या फिर आप इस पे भी थोड़ा सा लिख के भेज सकते हैं, मुझे कमेंट में भी भेज सकते हैं क्या होगा आंसर क्या नहीं। तो ये आपके अभ्यास प्रश्न हैं, आप इनको हल करिए, अच्छे से इनको हल करिए और बताइए कि इनका आंसर कैसे, कौन सा शुद्ध होगा और कौन सा अशुद्ध इसमें दे रखा है। देखिए अनुस्वार और अनुनासिका, एक साइड में आप अनुस्वार लिखिए, ये अनुस्वार,
और एक साइड में अनुनासिका ध्वनियों को लिखिए, बीच में फिर उनको एक साइड में आप अनुस्वार को लिखिए, फिर अनुनासिका इनमें से छाटिए। ये आप करिए, और करेंगे तो फिर आपको क्या है, सीखेंगे आप करना। तो आज की जो क्लास मैंने आपको सिखाई, मैंने आपको इसमें वर्ण बताए, स्वर बताए मैंने आपको यहाँ पे बच्चों। स्वर के साथ मैंने आपको कौन कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त, जो स्वर होते हैं उनके, फिर व्यंजन बताए मैंने आपको। व्यंजन में आप देख सकते हैं, ये पूरा व्यंजन का एक पेड़ है, और ये पूरा व्यंजन का, इसमें 3 उच्चारण के आधार पे व्यंजन 3, तो ये भी बताया मैंने आपको, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, तो इसका ध्यान रखना है आपको। और अयोगवाह, अनुस्वार, संयुक्त वर्ण, अनुनासिका, विसर्ग, ये और र के भी मैंने प्रकार बताए, जो संयुक्त रूप होते हैं वो। और दीत व्यंजन, उच्चारण, इनका आपको ध्यान रखना है बच्चों, इनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो आज की हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसको देखिए, समझिए और लिखिए भी, और याद भी करिए, और जो मैंने आपको अभ्यास दिया है उसको जरूर करिए, ताकि आप अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं यहाँ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।